हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवाई स्ट्रेजी लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग जो है पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। तो आज जो टेस्ट सीरीज है वो जीएस की टेस्ट सीरीज है और इसमें जो है टोटल 140 क्वेश्चंस हैं, 140। तो अभी जो है हम लोग इसका जो है 2 पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में 70 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी, वल्लभी संवत 606 ईस्वी। तो इसमें से कह रहा है कि सही कूट का चयन करें। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2, ठीक है। इसमें सुमेलित नहीं है बताना है ना। तो जो विक्रम संवत है उसका जो समय हो जाएगा 57 ईसा पूर्व, ठीक है। तो इसमें जो है इसमें पूछा तो है कि सुमेलित नहीं है बताइए, लेकिन अगर इसका आंसर देखें तो केवल 1 और 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे होना चाहिए कौन सुमेलित है, ठीक है, सुमेलित है होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हो जाएगा सुमेलित है तो 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं हम लोग हटा देते हैं। तो सुमेलित है अगर पूछेगा तो 1 और 2 हो जाएगा। तो 57 ईसा पूर्व हो जाएगा। और ये जो है मालवा के शासक विक्रमादित्य ने शकों को पराजित कर इसकी शुरुआत की थी। और जो शक संवत है ये 78 ईस्वी में इसे कुषाण शासक कनिष्क ने प्रारंभ किया था, ठीक है, कनिष्क ने प्रारंभ किया था। और ये भारत का राष्ट्रीय संवत भी है। शक संवत जो है ये भारत का राष्ट्रीय संवत भी है। वल्लभी संवत जो है, ये वल्लभी संवत जो है इसकी तिथि 319 ईस्वी है। और यही तिथि गुप्त संवत की भी है। अगर गुप्त संवत की भी पूछे तो 319 ही है, ठीक है। बाकी जो 606 ईस्वी है ये हर्ष संवत की तिथि है। किसकी है? तो हर्ष संवत की है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है ये बताना है हमें, ठीक है। निम्न में सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल हो जाएगा, प्रयाग स्तंभ लेख स्कंदगुप्त, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। तो सही कूट का चयन करें। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा केवल 2, केवल 2 जो है वो सही है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंगराज खारवेल का उल्लेख है। इसमें खारवेल के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। और प्रयाग स्तंभ लेख जो है, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का अभिलेख है। यहाँ पे स्कंदगुप्त लिखा है, ये समुद्रगुप्त का अभिलेख है। इसमें समुद्रगुप्त की विजय और नीतियों की पूरी विवेचना की गई है, ठीक है। तो इस वजह से केवल 2 जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि सुमेलित नहीं है। और जो तीसरा है ऐहोल अभिलेख, तो ये जो है पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। इसमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन मिलता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे नंबर का। तो इसमें कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लकुलिश का संबंध गुजरात से था, इनका भागवत धर्म में विशेष महत्व है। तो असत्य कथन हमको बताना है कि इसमें से कौन सा असत्य कथन है। तो केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो दूसरा वाला है ये असत्य है, क्योंकि जो लकुलिश था इसका संबंध गुजरात से था, ये तो बिल्कुल सही है। ये पाशुपत धर्म के संस्थापक थे। कौन से धर्म के? तो पाशुपत धर्म के संस्थापक थे, ठीक है, जो शैव धर्म का सबसे पुराना संप्रदाय है। लकुलिश को शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। 18वें अवतारों में से 18 अवतारों में से एक माना जाता है। और पाशुपत संप्रदाय में शिव की उपासना 3 सिद्धांतों पर की जाती है। तो चलिए जान लेते हैं। पति अर्थात स्वामी, पशु यानी आत्मा, और पाश यानी बंधन। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोग जो देख लिए, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है, चौथे नंबर का। इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस चोल शासक ने त्याग समुद्र की उपाधि ग्रहण की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रम चोल ने। विक्रम चोल ने त्याग समुद्र की उपाधि ग्रहण की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। दूसरा है उसने सिक्कों पर रजिया का नाम अंकित करवाया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अगर हम लोग इल्तुतमिश के बारे में देखें तो दिल्ली का जो वास्तविक संस्थापक था
वो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। ठीक है, और इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुल्तान ए आजम, सुल्तान ए आजम कहा जाता है। ठीक है, इसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाना शुरू किया था तथा सिक्कों पर अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में करवाया। और इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के बाद अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया था। तो कब करवाया था? ग्वालियर विजय के बाद करवाया था, ग्वालियर विजय के बाद करवाया था। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा ध्यान रखिएगा ये जो बातें बताई गई हैं। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस शासक ने जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखी? तो ये है राणा कुंभा, राणा कुंभा, आंसर ए हो जाएगा। अगर राणा कुंभा के बारे में हम लोग बात करें तो ये मेवाड़ का महान शासक था और इसने जो है मालवा विजय की स्मृति में चित्तौड़ में एक कीर्ति स्तंभ, कहाँ पे? तो चित्तौड़ में जो है एक कीर्ति स्तंभ या फिर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, और इन्होंने ही क्या किया था? जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखी थी। ठीक है, और ये जो है एक कुशल वीणा वादक भी थे। तो इस तरह से इनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 7वें नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अलवार संतों की संख्या 12 थी, इनका संबंध शैव भक्ति से था। तो सत्य कथन बताना है हमें कि कौन सा इसमें से सत्य कथन है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। इसमें जो केवल एक बात कही गई है, केवल एक जो कथन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अलवार जो है दक्षिण भारत में वैष्णव संत थे। ठीक है, वैष्णव संत थे और ये एकेश्वरवादी संत थे जो विष्णु की भक्ति और पूजा से मोक्ष प्राप्ति में विश्वास करते थे। और इनकी जो संख्या थी वो 12 थी। इन संतों में अंडाल एक महिला संत थी। ठीक है, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम जो था अंडाल था, अंडाल नाम याद रखिएगा। नैनार संत शैव भक्त थे जिनकी संख्या लगभग 63 थी और इनके भक्ति गीतों को देवारम नामक संकलन में संकलित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे शैव भक्ति नहीं विष्णु भक्ति हो जाएगा, विष्णु की भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर ने किस विदेशी यात्री को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस को दी थी, विलियम हॉकिंस को दी थी। तो जो विलियम हॉकिंस है ये जहांगीर के काल में 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में अकबर के नाम का पत्र लेकर आया था। ठीक है, तो ये भी पूछता है कि किसके नाम का पत्र लेकर आया था? तो अकबर के नाम का पत्र लेकर आया था और जहांगीर ने उसे 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ठीक है, तो इस तरीके से विलियम हॉकिंस को ये उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है 9th नंबर का क्वेश्चन, उसको देखते हैं। इसमें है कि भारत में आर्द्र भूमि के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल किए जाते हैं? तो इसका जो देख लेते हैं क्या क्या है। दलदली जल क्षेत्र, प्राकृतिक स्थायी जल क्षेत्र, कृत्रिम जल क्षेत्र, लवणीय समुद्री जल क्षेत्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। तो ये जो चारों दिए गए हैं ये सभी भारत में आर्द्र भूमि के अंतर्गत ये सारे क्षेत्र जो है वो शामिल किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन हो गया। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में कितने प्रदूषणकारी तत्वों को शामिल किया जाता है? तो ये हैं 8 प्रदूषणकारी तत्वों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में 6 श्रेणियों के तहत 8 प्रदूषकों को शामिल किया जाता है, जिनमें कौन कौन से हैं तो एक बार सुन लीजिए आप लोग। इसमें है PM 2.5, PM 10, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इनको शामिल किया जाता है। ठीक है, और पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय ने 6 अप्रैल 2015 को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की शुरुआत की थी। तो कब की थी? 6 अप्रैल 2015 को की थी, 2015 को की थी, 2015 को की थी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
जीवीय अनुक्रम की प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूडेशन। ठीक है, सबसे पहले न्यूडेशन होता है, तो जिसमें सर्वप्रथम खाली स्थानों का विकास होता है, उसके बाद किसी एक जाति का आक्रमण होता है, इसके बाद जातियों की संख्या में वृद्धि से स्पर्धा होता है, और इसके बाद जीवित जीवों के प्रभाव के द्वारा होने वाले पर्यावरणीय परिवर्तन को प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, और इसके बाद अंत में क्या होता है? जैव समुदाय का पर्यावरण के साथ संतुलन होना, स्थिरीकरण की अवस्था आती है, और अंत में स्थायी समुदाय को चरम समुदाय क्या बोलते हैं? चरम समुदाय बोलते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय उद्यान को जैव विविधता संरक्षण की कौन सी विधि के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो ये हो जाएगा इन सीटू। इसका आंसर बी हो जाएगा, इन सीटू हो जाएगा। इसी को जो है स्वस्थाने भी बोलते हैं। इन सीटू को ही क्या बोलते हैं? स्वस्थाने बोलते हैं, स्वस्थाने। स्वस्थाने के तहत जीव को उसके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है, और स्वस्थाने में जो है निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। तो देख लेते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित वन, संरक्षित वन, पवित्र उपवन, झीलें, और जो एक सीटू होता है यानी कि बाह्य स्थाने, उनके तहत जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से अलग किसी स्थान पर किया जाता है। तो इनके अंतर्गत चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, जीन बैंक, बीज बैंक, जीन सफारी पार्क, ये सारे जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि रेड डाटा सूची IUCN जारी करता है, इसमें जीवों व वनस्पतियाँ दोनों को शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का। इसमें कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि जलीय पारतंत्र में प्रकाशित क्षेत्र 200 मीटर की गहराई तक होता है। इस पारतंत्र में जीव प्रकाश का संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाते हैं। इस पारतंत्र में जीव प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाते। तो हमें सत्य कथन बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो सत्य है। ठीक है, तो इसमें जो सत्य हो जाएगा ये हो जाएगा केवल एक हो जाएगा। जलीय पारतंत्र में जो सूर्य का प्रकाश है वो 200 मीटर की गहराई तक ही पहुंच पाता है, अतः जीव केवल प्रकाशित क्षेत्र यानी 200 मीटर की गहराई तक प्रकाश संश्लेषण और शोषण क्रिया कर सकते हैं। इसके नीचे अप्रकाशित क्षेत्र में जीव केवल शोषण क्रिया ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे का जो 15 नंबर का क्वेश्चन है उसे देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। तो कौन सा कथन सत्य है ये बताना है हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों जो है वो बिल्कुल सही हैं। तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित संरक्षित वन क्षेत्र है। तो ये उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। और ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यह भारत और नेपाल की सीमाओं से लगे विशाल वन क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र भी है। तो ये भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। विभाजन के दौरान किस राज्य की राजधानी पाकिस्तान में चली गई थी, जिसे बदलने के लिए चंडीगढ़ शहर का निर्माण किया गया था? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा पंजाब। ठीक है, इसका आंसर पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में दत्त ब्रैडली थीसिस क्या है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा भारत में कम्युनिस्ट नीति में बदलाव का सैद्धांतिक व राजनीतिक आधार। तो ये जो दत्त ब्रैडली थीसिस है ये भारत में कम्युनिस्ट नीति में बदलाव का सैद्धांतिक व राजनीतिक आधार है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। रजनी पाम दत्त और ब्रेन ब्रैडले द्वारा लिखित एंटी इम्पीरियलिस्ट पीपुल्स फ्रंट इन इंडिया, जिसे दत्त ब्रैडली थीसिस के नाम से जाना जाता है, भारत में कम्युनिस्ट नीति में बदलाव का सैद्धांतिक और राजनीतिक आधार, ये 1936 की शुरुआत में दत्त ब्रैडली थीसिस नामक एक दस्तावेज द्वारा रखा गया था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
1919 के रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस एक्ट ने 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में रखने की अनुमति दी। इस एक्ट के द्वारा सिखों के कृपाण एक छोटी तलवार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो सही कथन बताना है हमें इसमें से, ये कौन सा सही है। तो ये हो जाएगा 1 और 2, यानी दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में देख लेते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम पारित किया जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। और इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार करने और 2 साल तक हिरासत में रखने के लिए अधिकृत किया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसका जो दोनों है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसने भारतीयों पर किसी भी प्रकार के हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया और इससे सिख जो है नाराज हो गए, जो अपने धर्म के अनुसार अपने साथ एक कृपाण, जो कि एक प्रकार की छोटी तलवार होती है, रखते थे। तो भारतीयों ने इस अधिनियम को अपना अपमान माना था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का। इसमें है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने 2 वर्ष तक किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर भाग नहीं लिया, क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वे सबसे पहले भारत की राजनीतिक स्थितियों को समझना चाहते थे। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली प्रस्ताव 1927 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें नेहरू रिपोर्ट के जवाब में मुस्लिम नेताओं द्वारा की गई मांगें शामिल थीं। इसमें पंजाब और सिंध के लिए अलग प्रांतीय स्थिति की मांग की। इसमें मुस्लिमों के लिए केंद्रीय विधायिका में 1/3 आरक्षण की मांग की गई थी। तो सही कथन बताना है इसमें से। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा केवल 3, केवल जो तीसरा है ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें मुस्लिमों के लिए केंद्रीय विधायिका में 1/3 आरक्षण की मांग की गई थी, केवल यही जो है सही है। ठीक है, तो साइमन कमीशन की चुनौती के जवाब के रूप में भारतीय राजनीतिक नेताओं ने सांप्रदायिक मुद्दों को सुलझाने और भारत के लिए एक सर्वसम्मत संविधान तैयार करने के लिए कई अखिल भारतीय सम्मेलनों का आयोजन किया और दिसंबर 1927 में बड़ी संख्या में मुस्लिम सांप्रदायिक नेता दिल्ली में मिले और 4 बुनियादी मांगों को पेश किया, जिन्हें दिल्ली प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए जो प्रस्ताव था उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें पहला था कि सिंध को एक अलग प्रांत बनाया जाना चाहिए। दूसरा था उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत को संवैधानिक रूप से अन्य प्रांतों की तरह ही माना जाना चाहिए। और तीसरा था मुसलमानों का केंद्रीय विधायिका में 1/3 प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और चौथा था पंजाब और बंगाल में प्रतिनिधित्व का अनुपात जनसंख्या के अनुसार, और इसमें जो था जनसंख्या के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का जो है, इसमें है वर्ष 1928 के जन सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है, पहला है कि इसका मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन यह M.R. जयकर द्वारा समर्थित था। दूसरा है, सरकार को इस विधेयक पर स्वराजवादी नेताओं द्वारा पराजय का सामना करना पड़ा। तीसरा है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इस विधेयक के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो सही कथन बताना है इसमें कोई कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3। ठीक है, केवल 2 और 3 इसमें सही है। ठीक है, 1928 में जो है और जन सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद बिल जो है का मोतीलाल नेहरू द्वारा ही नहीं बल्कि मदन मोहन मालवीय और M.R. जयकर द्वारा भी विरोध किया गया था। ठीक है, जबकि यहाँ पे लिखा है कि यह M.R. जयकर द्वारा समर्थित था, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। ये M.R. जयकर द्वारा भी क्या किया गया था, इसका विरोध किया गया था। तो इस वजह से 2 और 3 सही है, पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने पूरे मामले की जांच की और अपनी रिपोर्ट दी।
तो इसका आंसर हो जाएगा खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको। इसमें है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि उन्होंने ब्रुसेल्स में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में भाग लिया, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। तो बताना है सही कथन इनमें से कौन सा है। तो ये हो जाएगा 1 और 2, दोनों जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 1927 में जवाहरलाल नेहरू ने ब्रुसेल्स में आयोजित औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया। ठीक है, और 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता के लिए और समाज की आर्थिक संरचना के समाजवादी संशोधन के लिए इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। तो कब की थी? 1928 में की थी, सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर के किया था। ठीक है, आगे देखते हैं अब धरसना सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित किया गया था। इसका नेतृत्व सरोजिनी नायडू और इमाम साहब कर रहे थे। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शुरू किया गया था। तो इसमें भी सही कथन पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 21 मई 1930 को धरसना, सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल जो कि गांधी जी के बेटे थे ने धरसड़ा साल्ट वर्क्स पर छापे का नेतृत्व करने का अधूरा काम संभाला था। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं अब 25 नंबर। इसमें है कि आधुनिक इतिहास के संदर्भ में कालीप राज और उजलीप राज शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा डी, विभिन्न वर्ग के लोगों को, विभिन्न वर्ग के लोग। जो कालीप राज है ये गुजरात के बारदोली क्षेत्र में, कालीप राज का शाब्दिक अर्थ है काली चमड़ी वाला, और इसमें जो है जनजाति के लोग आते थे। और जो उजलीप राज है इसका शाब्दिक अर्थ है सफ़ेद चमड़ी वाला। तो इस तरह से ये विभिन्न वर्ग के लोग इसी वर्ग को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, आगे देखते हैं अब 26 नंबर का जो क्वेश्चन है। इसमें है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों के संवैधानिक यानी नाम मात्र प्रमुखों के रूप में नामित किया। दूसरा है इसने भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति की घोषणा की। तीसरा है कि सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो कौन सा कथन 1947 के भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के संदर्भ में गलत है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे गलत है पूछा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। केवल तीन जो है वो गलत है। 1947 के भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों के संवैधानिक प्रमुखों के रूप में नामित किया गया। इसके साथ ही भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति की घोषणा की गई। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि सी राजगोपालाचारी अगले और अंतिम जो कि 1950 में इस कार्यकाल के स्थायी रूप से समाप्त होने से पहले तक गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इसलिए जो है तीसरा कथन ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय व्यक्ति भारत में शिक्षा के विकास से जुड़ा था? तो जेम्स थॉमसन, डेविड हेयर, चार्ल्स वुड। तो दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर बताना है हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। तीनों लोग जो हैं ये तीनों व्यक्ति भारत में शिक्षा के विकास से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो जो ये इसमें जो चार्ल्स वुड हैं इन्हीं के समय सर चार्ल्स वुड जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा और महिला शिक्षा के प्रसार में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, आगे देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय गुजरात में होता है। भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो सही कथन बताना इसमें से ही कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। ठीक है, केवल 3। भारत में सूर्योदय सर्वप्रथम अरुणाचल प्रदेश में होता है। यहाँ पे गुजरात दिया है तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा।
और गुजरात में सबसे अंत में सूर्यास्त होता है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो पहला कथन सही नहीं है। भारत जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ पे छठा लिखा है, ये जो है 7वां सबसे बड़ा देश है, छठा नहीं है। ठीक है, इस प्रकार दूसरा कथन भी सही नहीं है। भारत वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इस संदर्भ में भारत ने हाल ही में चीन को पीछे छोड़ा है। तो इस प्रकार तीसरा कथन जो है वो सही हो जाएगा। तो केवल 3 जो है वो सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है नर्मदा नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा केवल 2 सही है। नर्मदा नदी कर्क रेखा को 2 बार नहीं काटती है, बल्कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, माही नदी। इस प्रकार पहला कथन गलत हो गया। माही नदी मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अब। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा गुजरती है। तो कहाँ से गुजरती है ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 5, 6 सी हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। बिहार से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, 30 नंबर का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो इसमें जो सही क्रम है ये हो जाएगा कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ठीक है, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी ये सभी पर्वत शिखर हिमालय में स्थित हैं। ठीक है, इसमें पूर्व से पश्चिम की ओर बोला है ना, तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कार्डमम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। कार्डमम पहाड़ी अन्नामलाई के उत्तर में स्थित है। कार्डमम पहाड़ी पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है। कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्डमम पहाड़ी अन्नामलाई के उत्तर में स्थित है, ये सही नहीं है। कार्डमम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, ये बिल्कुल सही है। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे उत्तर में लिखा है तो ये गलत हो जाएगा, दक्षिण में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है, ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए इसे इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? गद्दी जनजाति उत्तराखंड, टोडा जनजाति तमिलनाडु, खासी जनजाति मेघालय, नागा जनजाति मणिपुर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, गद्दी जनजाति उत्तराखंड, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो गद्दी जनजाति है ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है, इसमें पाई जाती है, उत्तराखंड की नहीं है। उत्तराखंड में जो है जनजातियाँ उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे जौनसारी, थारू, ये सारी जो है उत्तराखंड की जनजातियाँ हैं। बाकी जो दिया गया है टोडा जनजाति तमिलनाडु, खासी जनजाति मेघालय और नागा मणिपुर की है। तो ये याद करिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का। इसमें कह रहा है मानसून का निवर्तन इंगित होता है। पहला है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अत्यधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो इसमें बताना है कि मानसून का निवर्तन इंगित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, मानसून का जो निवर्तन इंगित होता है, ये जो तीनों दिए गई है बातें, ये तीनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें है निम्नलिखित कथनों में से अंटार्कटिका के बारे में असत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। पहला है कि विश्व के ताज़ा पानी का लगभग 30% अंटार्कटिका में मौजूद है। इसे हिम का महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री के नाम से बनाया गया था। यहाँ पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान बर्खोयांस्क है, जिस पर अमेरिका का अधिकार है।
तो इसमें असत्य कथन बताना है हमको, तो ये डी हो जाएगा। 1 और 4 जो है असत्य है। ठीक है। विश्व के ताज़ा पानी का लगभग 70%, जो 70% है ये अंटार्कटिका में मौजूद है, न कि 30%। यहाँ पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान बर्खोयास्क है, जिस पर रूस का अधिकार है। यहाँ पर जो है रूस का अधिकार है, न कि अमेरिका का अधिकार है। ठीक है। और अंटार्कटिका को ही श्वेत महाद्वीप और हिम का महाद्वीप भी कहा जाता है, और यह पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप है, सबसे ठंडा महाद्वीप है। चलते हैं अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला है बेल्जियम, ब्रुसेल्स, सूरीनाम, एसूनशियोन, लाओस, वियंतियन, पेरू, लीमा। तो इसका जो आंसर नहीं हो जाएगा सूरीनाम, इसका जो आंसर है सूरीनाम वाला हो जाएगा, क्योंकि जो सूरीनाम की राजधानी है ये हो जाएगी पारामारिबो। ठीक है, पारामारिबो हो जाएगी। जबकि एसूनसियोन जो है ये पराग्वे की राजधानी है। बाकी जो दिया गया है वो बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट देखते हैं अब। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। श्वेत पर्वत ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रीन पर्वत और रेड पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3 बिल्कुल सही है। दूसरा गलत है, श्वेत पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, न कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये जो है यूएसए में स्थित है। ठीक है। बाकी जो दोनों बातें दी गई हैं पहली और तीसरी, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। ये जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं। सोनोरॉन जो है ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, और अटाकामा दक्षिणी अमेरिका, तकलामकान चीन, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया। तो 1 2 3 4 सामने सामने जो बिल्कुल दिया गया है, तो ये सुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र मुख्य रूप से लौह अयस्क क्षेत्र के रूप में विख्यात है। नॉर्मंडी फ्रांस का एक मुख्य लौह अयस्क खनन केंद्र है। किरुना यूक्रेन का प्रमुख लौह अयस्क केंद्र है। ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2 हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपीरियर झील का क्षेत्र मुख्य रूप से लौह अयस्क क्षेत्र के रूप में विश्वविख्यात है। यहाँ पर मेसाबी और बर्मिलियन प्रमुख लोहा खनन केंद्र है, जबकि यूक्रेन का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र क्रिवाय रॉग है। ठीक है, क्रिवाय रॉग है। और किरुना स्वीडन का मुख्य लौह अयस्क खनन केंद्र है। किरुना जो है ये स्वीडन का मुख्य लौह अयस्क खनन केंद्र है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। जूलू जनजाति का मुख्य निवास स्थान कहाँ है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। जूलू जो है दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा जातीय समूह है, और 20वीं शताब्दी के अंत में इसकी संख्या लगभग 9 मिलियन थी। और ये जो जनजाति है मूलतः खाद्यान्न उत्पादक, कृषक और पशुपालक होते हैं। आज जूलू लोग मुख्य रूप से ईसाई धर्म में विश्वास करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जूलू जनजाति के बारे में। अब चलते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन जो नेक्स्ट है 41, उसको देखते हैं। अफीम उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध स्वर्णिम त्रिभुज की अवस्थिति कहाँ है? तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल एनर्जी क्रॉप्स की श्रेणी में नहीं रखी जाती है? तो गन्ना, कपास, जेट्रोफा, मक्का। तो इसका आंसर हो जाएगा कपास। ठीक है, कपास हो जाएगा। तो ऐसी फसलें जिनकी खेती तरल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए की जाती है उन्हें एनर्जी क्रॉप्स कहा जाता है, जैसे कि गन्ना, आलू, मक्का, जेट्रोफा, ये सब हो जाएंगे। कपास जो है वो कैश क्रॉप्स की श्रेणी की फसल है। ऐसी फसलें जिनको बिक्री करके तुरंत मुद्रा प्राप्त की जाती है उन्हें कैश क्रॉप्स कहा जाता है, जैसे जूट, कपास, तंबाकू, ये सारी जो फसलें हैं इन्हें कैश क्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है। अब देखते हैं आगे 43 नंबर का जो क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसे बताना है। एक तरफ फसल है और एक तरफ किस्म दिया गया है। तो धान, गेहूं, मक्का, चना।
तो धान के आगे माही सुगंधा, गेहूँ राज 3077, मक्का प्रताप, चना अपर्णा। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है ये हो जाएगा चना अपर्णा, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो अपर्णा है ये मटर की किस्म है, मटर की किस्म है, ठीक है। मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है जो अपर्णा है। और मटर की अगर हम लोग अन्य और किस्में देखें तो रचना, सपना, उत्तरा, पूसा, प्रगति, ये सब जो है मटर, ये सब अपर्णा की किस्में हैं, मतलब मटर की किस्में हैं। चना की अगर मुख्य प्रजाति देखें तो पूसा 226 हो जाएगा, सम्राट, पूसा 372, विशाल, उदय, राधे, ये सब चना की प्रजाति है। निम्नलिखित में से किस फसल में स्टार्च की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसमें हो जाएगा मक्का, मक्का। दिए गए विकल्प में मक्का की फसल में स्टार्च की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। मक्का जो है C4 पौधा है, C4 पौधा है, इसे अनाजों की रानी भी कहा जाता है। और ये जो मक्का है ये बायोडीजल के उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है, इससे अल्कोहली पेय उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब 45 नंबर का। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की किस नदी घाटी को दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है 45 का ये हो जाएगा कावेरी नदी घाटी को, कावेरी नदी घाटी को, ठीक है। कावेरी डेल्टा के विषय में संगम साहित्य में वर्णित है कि जितनी जमीन पर एक हाथी लेट सकता था उतनी जमीन 7 आदमियों के पेट भर सकती है। तो कावेरी नदी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अब बाजरे की फसल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाजरे की फसल में सर्वाधिक सूखा सहने की क्षमता होती है। अनाजों में सर्वाधिक खनिज लवण की मात्रा बाजरा में पाई जाती है। बाजरे की फसल जलमग्नता के प्रति संवेदनशील होती है। तो सत्य कथन बताना है कि कौन सा है इसमें से, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 सभी जो है वो सत्य कथन है, ठीक है। चलते हैं 47 नंबर के क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। केंद्रीय बागवानी संस्थान मेजिफेना जो कि नागालैंड में है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची जो कि तमिलनाडु में है, केंद्रीय आलू संस्थान कुफरी शिमला, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है ये बताना है, तो ये डी हो जाएगा, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। तो जो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है ये मैसूर में है, ठीक है, ये मैसूर में है जो कि कर्नाटक में स्थित है। बाकी जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि इसमें कथन है MSP कृषि उत्पादकों के लिए एक प्रकार की बीमा कीमत होती है। कारण है इसके द्वारा सरकार यह आश्वासन देती है कि खाद्यान्नों की कीमत नियत कीमत से नहीं गिरने दी जाएगी। तो सही उत्तर का चयन करना है इसमें। तो इसका जो आंसर है ए हो जाएगा। कथन कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कृषि एवं कृषि ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने के लिए शीर्षस्थ संस्था नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शिव रमन सिंह समिति, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग नाबार्ड की स्थापना देखें तो ये 1982 में शिव रमन सिंह समिति की स्थापना पर शिव रमन सिंह समिति की संस्तुति पर की गई थी इसकी स्थापना, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है वो कृषि क्षेत्र के लिए विशेष ऋण उपलब्ध कराना है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित खेती से तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा फसल उत्पादन के साथ पशुपालन, इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। पीसी कल्चर व्यावसायिक स्तर पर मछली उत्पादन मछली पालन, और मेरी कल्चर व्यावसायिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के फलों सब्जियों का उत्पादन, और स्टॉक फार्मिंग पशु प्रजनन फार्म विटीकल्चर अंगूर की खेती। तो इसमें क्या बताना है? सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मेरी कल्चर ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मेरी कल्चर के अंतर्गत व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया है, और यहाँ पे क्या लिखा है? फलों सब्जियों का उत्पादन, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ कथन लिखा हुआ है, काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है।
कारण है इसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ठीक है। काली मिट्टी कपास, मूंगफली, चना, सोयाबीन, तिलहन आदि के लिए उपयुक्त होती है। और काली मिट्टी में चूना, लौह, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम ये सब जो है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। इस मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों का अभाव होता है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में इस मिट्टी को करेल तथा इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग 54 नंबर का जो क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा कृषि क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। कृषि क्षेत्र से संबंधित है। साथी जो है इसका फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल और मोबाइल ऐप बीज उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण बीजों की पहचान और बीज प्रमाणन की चुनौतियों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है। चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बाजार अवसंरचना संस्थान यानी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन MII में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी स्टॉक एक्सचेंज, डिपोजिटरी, क्लियरिंग हाउस ये तीनों जो हैं वो MII में शामिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी कंपनी द्वारा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए शेयर किस बाजार में विक्रय किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक बाजार, प्राइमरी मार्केट में विक्रय किया जाता है। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बैंक संघ। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 2 और 3, यानी भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बैंक संघ। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत में खुदरा भुगतान एवं निपटान प्रणालियों के संचालन हेतु गठित एक अम्ब्रेला संगठन है जो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा गठित किया गया है। ठीक है। तो इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं हम लोग 58 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार RBI में कुल कितने गवर्नर और डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और इनकी रिक्ति की दशा में वित्तीय क्षेत्रक नियामक नियुक्ति खोज समिति योग्य व्यक्तियों की अनुशंसा करती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFCs के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां मांग जमा डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं करती हैं। इनका विनियमन केवल RBI के द्वारा किया जाता है। तो को बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक जो है वो सत्य है। ठीक है। इसमें जो है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में कथन 1 सत्य है। ये संस्थान जो होते हैं RBI की भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं होते तथा चेक जारी करने की क्षमता नहीं रखते हैं। तो कथन 2 असत्य है। इनका विनियमन RBI, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI, राष्ट्रीय आवास बैंक आदि के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब 60 नंबर का जो क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि कोई ऋण बैंकों द्वारा विशेष उल्लेख खाते यानी स्पेशल मेंशन अमाउंट SMA के रूप में कब दर्ज किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जब मूलधन या ब्याज 90 दिनों तक बकाया हो। ठीक है। तो उसे विशेष उल्लेख खाते के रूप में बैंकों द्वारा दर्ज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी SHG बैंक लीकेज कार्यक्रम
कब प्रारंभ किया गया था? तो 1992 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, जिसके तहत सूक्ष्म वित्तीय सेवाओं के प्रसार का लक्ष्य रखा गया था। आगे है 62 नंबर का क्वेश्चन। इसमें है कि किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है कि इस योजना का प्रारंभ 1998 में आर रेखी समिति की अनुशंसा पर किया गया था। इस योजना के अंतर्गत मृत्यु या स्थायी विकलांगता की दशा में बीमा कवर प्रदान किया जाता है। तीसरा है नाबार्ड इस योजना की प्रबंधक इकाई है। अब तक व्यापारिक बैंकों द्वारा सर्वाधिक केसीसी कार्ड वितरित किए गए हैं। तो इसमें जो है सही नहीं है ये बताना है हमें, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो कृषकों की संस्थागत ऋण तक पहुंची सुनिश्चित करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वी गुप्ता समिति की सिफारिश पर नाबार्ड द्वारा 1998 में किया गया था। तो 1998 तो यहाँ पे सही है, लेकिन जो समिति है उसका नाम गलत दिया हुआ है यहाँ पे, तो वी गुप्ता समिति। ठीक है, ये जो नाम है वी गुप्ता समिति हो जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको नाम जरूर याद रखिएगा, वी गुप्ता समिति। बाकी बातें जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। चलते हैं आप आगे, अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंकटाड संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व विकास रिपोर्ट, व्यापार और विकास रिपोर्ट, ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो ये हो जाएगा व्यापार और विकास रिपोर्ट, बी हो जाएगा। ठीक है, तो जो विश्व विकास रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जारी करता है, और व्यापार और विकास रिपोर्ट तो अंकटाड द्वारा। ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट जो है ये क्रेडिट स्विस ग्रुप के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है IMF के द्वारा जारी किया जाता है, IMF। ठीक है, आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर का। इसमें कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में क्या असत्य है? पहला है कि हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 में पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्रों से प्रारंभ हुआ। हरित क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम धान के उच्च उत्पादकता वाले आयातित बीजों के प्रयोग से किया गया। हरित क्रांति में उच्च उत्पादक वाले बीजों के साथ सिंचाई एवं रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग पर बल दिया गया। द्वितीय हरित क्रांति के अंतर्गत देश के पूर्वी राज्यों में हरित क्रांति का विस्तार करने की रणनीति अपनाई गई। तो इसका जो आंसर है ये बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। हरित क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम गेहूं के उच्च उत्पादकता वाले आयातित बीजों के प्रयोग से किया गया। यहाँ पे धान लिखा है, यहाँ गेहूं हो जाएगा, तो इस वजह से ये असत्य हो जाएगा। बाकी जो दिया गया है तीनों ये बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पे हरित क्रांति के बारे में। आगे देखते हैं अब 65 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके बारे में। इसमें कह रहा है कि विश्व बैंक समूह वर्ल्ड बैंक ग्रुप के संबंध में क्या असत्य है? तो पहला है कि विश्व बैंक समूह की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के रूप में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। विश्व बैंक समूह में कुल 5 संस्थान शामिल हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान एक अन्य संस्थान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी स्थापना की गई थी। तो इसमें जो है हमको असत्य बताना है कि कौन सा असत्य है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे विश्व बैंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो विश्व बैंक का मुख्यालय है ये वाशिंगटन DC में स्थित है। ठीक है, वाशिंगटन DC में स्थित है। बाकी जो बातें दी गई हैं ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन 66 नंबर का। इसमें कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है इसकी स्थापना प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता यानी GATT के स्थान पर की गई है। और दूसरा है उरुग्वे राउंड के आयोजन के पश्चात मर्केश समझौते के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसका प्रारंभ 1 जनवरी 1995 को हुआ था। यह संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की प्रमुख विकास एजेंसी है। तो इसमें जो सही नहीं है ये हो जाएगा, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख विकास एजेंसी है, ये सही नहीं है। WTO संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की प्रमुख विकास एजेंसी नहीं है, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर इसने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। ठीक है, बाकी जो तीनों दिए गए हैं वो विश्व व्यापार संगठन के बारे में बिल्कुल सत्य हैं। तो इसको जो है बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा में, सिल्वर क्लोराइड का उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग एंटी क्लोर के रूप में। तो इसमें असत्य बताना है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग एंटी क्लोर के रूप में, ये गलत है। ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी और एंटी क्लोर के रूप में किया जाता है। किसका? सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। जबकि सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग जो है वो चुनाव की स्याही बनाने में करते हैं, चुनाव की स्याही बनाने में करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अम्ल का उपयोग में बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है? निम्न में से किस अम्ल के उपयोग में बेकिंग पाउडर, निम्न में से किस अम्ल का उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 69, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो असत्य कथन बताना है यहाँ पे। पहला है कि बुलेट प्रूफ सामग्री के रूप में पॉलीएमाइड का उपयोग करते हैं। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक पैन बनाने में करते हैं। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा न ही एक और न ही दो। ये असत्य कथन बोला है, तो दोनों बिल्कुल सही हैं, दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, चलते हैं। अब 69 हो गया, 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें जो है पहला है कि मीथेन दीमक की बॉबी से उत्सर्जित होता है, दीमक की बॉम्बी से उत्सर्जित होता है। मीथेन को मार्स गैस की संज्ञा दी गई है। मीथेन को फायर डैम्प भी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों जो है बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए, ये थे 70 क्वेश्चन। तो 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम लोग जो है बाकी 70 क्वेश्चन है उसको सेकेंड पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी जो है अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।